Assalamu alaikum dear students, my name is Professor Zuhaib Hassan and I am your physics teacher. Students, आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर का जो टाइटल है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जी बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वर्ड है आप मैट्रिक में भी सुन चुके हैं। जो आपने एसी जनरेटर पढ़ा था उसमें भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वर्ड था, लेकिन आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कोई डिटेल वहाँ नहीं दी गई थी। तो यहाँ हम जान लेते कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है। जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है वो आपके सामने मौजूद है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी पॉइंट पर अगर आपने कोई एरिया यूनिट एरिया प्लेस किया हुआ है जो कि फील्ड के साथ कोई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, फील्ड लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट होती है? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं। अगर आप उसके रास्ते में कोई आप यूनिट एरिया प्लेस कर दें, उस यूनिट एरिया में से उस पॉइंट से जितनी फील्ड लाइंस गुजरेंगी उस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को आप क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देंगे। तो जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है ये आपके सामने लिखी हुई है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक सर्टेन एरिया में से नॉर्मली जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सर्टेन एरिया में से गुजरेंगी उसको हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देंगे। जी, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी? दिस स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द वेक्टर एरिया ए, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया ए दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। अब डॉट प्रोडक्ट तो आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। जी, इसका जो सिंबल है वो फाई है और फाई एक ग्रीक सिंबल है। तो फाई ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक। आपको पता है फ्लक्स दो तरह के होते हैं, एक मैग्नेटिक और एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ मैंने छोटा सा सिंबल ई इस्तेमाल किया जिसको सब्सक्रिप्ट कहते हैं। तो ये ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी, तो फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब ई को और ए को मैंने बोल्ड करके लिखा है तो ये वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा अकॉर्डिंग टू डॉट प्रोडक्ट। तो आपके पास इसका यूनिट क्या बनेगा? आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है न्यूटन पर कूलम और साथ में एरिया मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो मीटर स्क्वायर है। तो ये सारे के सारे जो इसकी ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट लिखे हुए ये मिलकर एक नया यूनिट बनाते हैं जिसको कहते हैं वेबर। अब वेबर का जिक्र इस टॉपिक के अंदर नहीं है, उसको इंशाल्लाह हम आगे चल के देखेंगे। जी, हम इसकी एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं। जी, इसकी एक्सप्लेनेशन में हमने दो एरियाज लिए हुए, एक को ए और एक को बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और एक अननोन सोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही ट्रैवल करती होंगी, जो कि यहाँ इस डायग्राम के अंदर दिखाया जा रहा है। तो ये जो फील्ड लाइंस इनके रास्ते में इन दोनों एरियाज ए और बी को प्लेस किया गया। आप देख रहे हैं कि जो एरिया ए है इसमें से 1 2 3 4 फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, जबकि ये जो एरिया बी है इसमें से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। इट मीन्स जैसे जैसे आप फील्ड से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कम हो रही है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो सर्टेन एरिया से जो गुजर रहे होंगे उस एरिया में से वो कम होते चले जाएगी और फ्लक्स भी कम होता चला जाएगा। तो यहाँ आप देखें इस एरिया ए का जो फ्लक्स है वो 4 है, जबकि इस एरिया बी का जो फ्लक्स है वो 2 है। अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल डेफिनेशन द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया प्लेस परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ जो बी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 2 है और जो ए का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 4 नजर आ रहा है इस डायग्राम के अंदर। तो यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ देयर आर फॉलोइंग केसेस टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन डिफरेंट सिचुएशन। जी, अब जरूरी नहीं है कि ये जो एरिया है और ये जो फील्ड लाइंस इनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री ही हो, एंगल कुछ भी हो सकता है। तो एंगल की बुनियाद पर हम इसके 3 सिनेरियो पढ़ने जा रहे हैं। इसका जो पहला केस है इट इज मैक्सिमम फ्लक्स। फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? अब आपको पता है कि ई और ए दोनों में डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है और डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है 0 डिग्री के ऊपर। इसका मतलब ई और ए जो कि वेक्टर एरिया है इन दोनों के दरमियान अगर आप 0 डिग्री एंगल ले लें यानी इन दोनों को पैरेलल बना दें तो आप फ्लक्स को मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं। बट ये जो एरिया है ये सरफेस एरिया नहीं है, ये वेक्टर एरिया। ना व्हाट इज वेक्टर एरिया ये बात समझने वाली है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टर एरिया क्या होता है। जी, वेक्टर एरिया जो है वो एक इमेजिनरी वेक्टर होगा जो कि सरफेस के ऊपर नॉर्मल होगा, ठीक है। बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इस सरफेस एरिया के बराबर ही होगा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल होगी। तो इस वेक्टर एरिया को अगर देखें ये फील्ड लाइंस के साथ पैरेलल है। सरफेस एरिया परपेंडिकुलर है जबकि वेक्टर एरिया यहाँ पैरेलल नजर आ रहा है आपको फील्ड लाइंस के साथ। तो इन दोनों में एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री। तो आपके पास फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? ई। जी बच्चे, यही गलती करते हैं कि वो वेक्टर एरिया और सरफेस एरिया में अच्छे से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक है। ये सरफेस एरिया है और ये वेक्टर एरिया है। अगर फील्ड लाइंस सरफेस एरिया के साथ 90 पे है तो वेक्टर के साथ 0 डिग्री पे होगी। अगर इसके साथ यानी कि सरफेस एरिया के साथ 0 डिग्री पे है तो वेक्टर एरिया के साथ 90 पे होगी। ये बात आपने याद रखनी है।
जी बेटा आगे चलते हैं। जी यहाँ लिखा है द अबव रिलेशन रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम फ्लक्स, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। तो अब हम बात करते हैं मिनिमम फ्लक्स की। अब आपको पता है ये डॉट प्रोडक्ट है और ये जो एरिया है ये वेक्टर एरिया है, इसका मतलब वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो एंगल बनना चाहिए वो 90 डिग्री बनना चाहिए ताकि cos 90 जीरो आ जाए और मिनिमम वैल्यू आपकी फ्लक्स को मिले आपको। ठीक है, इस मकसद के लिए आपको उस सरफेस एरिया को ऐसे रखना पड़ेगा ताकि वेक्टर एरिया के साथ उसका एंगल 90 डिग्री बने, जो कि मैं आपको पिछली बार बता चुका हूँ पिछले केस के अंदर कि अगर हम सरफेस एरिया को पैरेलल रख दें तो वेक्टर एरिया 90 डिग्री पे आ जाएगा, जिसकी वजह से फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी जो कि जीरो है। तो जो अबव रिलेशन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिनिमम फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी अब हम बात कर रहे थे मॉडरेट वैल्यू ऑफ फ्लक्स की, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान कोई फ्लक्स अगर एग्जिस्ट करता है उसको देख लेते हैं। अब आपको पता है 0 से 90 के दरमियान जो वैल्यूज होंगी वो 0 पे अगर है तो मैक्सिमम है, 90 पे मिनिमम है, तो वो सारी वैल्यूज 0 और 1 के दरमियान होंगी जो कि मॉडरेट वैल्यूज होंगी। तो एट एनी एंगल थीटा, यहाँ अगर आप देखें कि मैंने सरफेस जो रखी हुई है वो तिरछी रखी हुई है और यहाँ जो फील्ड लाइंस गुजर रही हैं वो इस वेक्टर एरिया के साथ जो कि नॉर्मल टू द सरफेस होगा वो कुछ एंगल थीटा बनाएगा। ना ये एंगल 90 डिग्री है ना ये एंगल 0 डिग्री है, इसका मतलब जो वैल्यू आने वाली है ई ए कॉज ऑफ थीटा की वो मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान आने वाली है। इसका मतलब अगर हम एट सम एंगल इंक्लाइंड रख दें, अगर किसी सरफेस को इंक्लाइन रख दें तो उसमें से जब फ्लक्स पास थ्रू होगा वो ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा, वो बल्कि इन बिटवीन होगा जो कि ई ए कॉज ऑफ थीटा के बराबर होगा, जो कि थीटा है ये डिसाइड करेगा कि फ्लक्स की वैल्यू कितनी है। यहाँ उसने बताया भी वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फील्ड लाइंस एंड नॉर्मल टू द एरिया ए नोन एज वेक्टर एरिया। अब वेक्टर एरिया क्या है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वेक्टर एरिया के बारे में। इट इज एन एरिया हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ए ऑफ द एलिमेंट बट इट्स डायरेक्शन इज नॉर्मल टू दिस एरिया। मैं आपको थोड़ी देर पहले वेक्टर एरिया ही बता रहा था कि ये एक ऐसा इमेजिनरी वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू सरफेस एरिया के बराबर होगी, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है सरफेस के ऊपर नॉर्मल होगी। जी बेटा आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।